हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हम कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अंदर चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, मतलब चैप्टर नंबर 3 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 और 2 हम पहले ही कर चुके हैं। तो देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 डिमांड। पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये बेस है डिमांड पूरा। डिमांड क्या होती है, मीनिंग ऑफ डिमांड तो यहाँ दे रखा है। डिमांड इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी प्रोडक्ट या कमोडिटी की वो क्वांटिटी दैट कंज्यूमर इज़ विलिंग, जो कंज्यूमर चाहता है, एबल टू बाय, और बाय करने के लिए एबल भी है, एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी ये एक पीरियड ऑफ टाइम पर कंज्यूमर अगर किसी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए कैपेबल है एक रीज़नेबल या एक फिक्स प्राइस पर, तो उसको बोलते हैं डिमांड। डिमांड के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, तो डिज़ायर, वांट्स, प्राइस एंड पीरियड ऑफ टाइम। ये जब सब चारों चीज़ें इकट्ठी होती है तब डिमांड जनरेट होती है। मतलब केवल डिज़ायर से और वांट से कुछ नहीं होगा। इच्छा तो मेरी भी बहुत कुछ है कि मैं BMW ले लूँ, तो क्या इससे डिमांड मार्केट में BMW की बढ़ जाएगी क्या? आपकी इच्छा है कि आपके पास आईफोन आ जाए, तो आपकी इच्छा तो है, डिज़ायर भी है, बट क्या इससे आईफोन की डिमांड बढ़ेगी? नहीं। ओनली डिज़ायर से, वांट से, इच्छा से कुछ नहीं होगा। उससे डिमांड जनरेट नहीं होती मार्केट में किसी भी कमोडिटी की या प्रोडक्ट की। डिमांड के लिए डिज़ायर भी होना चाहिए, वांट भी होना चाहिए, प्राइस, एक ऐसी प्राइस जिस पर आप बाय करने के लिए कैपेबल हो, वो भी ज़रूरी है, और एक पीरियड ऑफ टाइम पर ये डिसाइड होता है। अगर मैं 5 साल बाद में किसी प्रोडक्ट को बाय करूंगा, ये मेरा डिज़ायर है, वांट है, और उसके लिए मैं पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, तो क्या उस प्रोडक्ट की डिमांड आज बढ़ जाएगी? नहीं। तो ये सब कुछ जब चीज़ें इंक्लूड होती है तब किसी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ होती है। डिमांड के अंदर जो है बेटा, 2 तरीके की डिमांड है, आप इसमें पढ़ेंगे, एक इंडिविजुअल डिमांड, एक मार्केट डिमांड। सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड की बात कर लेते हैं। इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है? डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। बहुत सारे नंबर्स ऑफ फैक्टर की वजह से कई बार प्राइस जो है इंक्रीज हो जाती है किसी प्रोडक्ट की, या किसी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाती है, वो डिमांड होती है। ओके, थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया इसको ताकि आपको अच्छे से दिखे। हाँ, अब अच्छे से हो गया ना? हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि अगर डिमांड जो है किसी कमोडिटी की वो इंक्रीज़ भी हो सकती है और डिक्रीज़ भी हो सकती है। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो है, उसके लिए नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है उसकी वजह से होता है, किसी एक फैक्टर की वजह से नहीं होता है। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज़ भी कर देते हैं और किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को डिक्रीज़ भी कर देते हैं? भाई ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं? तो इसमें सबसे फर्स्ट फैक्टर आता है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। यानी कि जो कमोडिटी, यानी कि जो प्रोडक्ट है उसकी खुद की प्राइस। अब खुद की प्राइस कैसे, ज़रा बताते हैं आपको। खुद की प्राइस का मतलब है, जैसे एप्पल है फॉर एग्जांपल के लिए, और एप्पल की अगर प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है तो क्या होगा? एप्पल ज़्यादा महंगे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? उसकी मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी। और एप्पल की अगर प्राइस कम हो जाती है तो मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, है ना? जैसे ओनियन है, प्याज है, उसमें आपने देखा होगा कभी कभी प्याज यानी कि ऑनियन जो है बहुत महंगे हो जाती है ना, उसकी प्राइस बहुत बढ़ जाती है, तो क्या होता है? उसकी डिमांड बहुत कम हो जाती है। कभी कभी उसकी प्राइस बहुत कम हो जाती है तो मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ जाती है। सस्ती चीज़ हर कोई लेना चाहता है, तो ये खुद की प्राइस की वजह से भी ऐसा होता है। ये इन्वर्स रिलेशन होता है, और इसी को ये हम आगे लॉ ऑफ डिमांड बोलेंगे। उसमें यही होगा, हम आगे पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड से अलग, तो वो कुछ नहीं, यही है लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, अच्छा, और कौन सा फैक्टर है जो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को प्रभावित कर सकता है, यानी कि डिमांड को जो है बढ़ा सकता है, कम कर सकता है? तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स 2 तरीके के होते हैं, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है जैसे टी एंड कॉफ़ी, है ना, एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। अगर टी नहीं तो कॉफ़ी चलेगी, कॉफ़ी नहीं तो टी चलेगी, है ना। कोक और पेप्सी, कोक है तो ठीक, पेप्सी है तो ठीक, ड्यू है तो ठीक, है ना, मिरिंडा है तो ठीक, ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। ये नहीं तो ये सही। तो इनमें की वजह से भी, इन सब्स्टिट्यूट रिलेशन की वजह से भी
किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो डिक्रीज और इंक्रीज हो सकती है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर टी की प्राइस, चाय की प्राइस यानी कि टी की प्राइस बढ़ जाए, टी महंगी हो जाए, तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी? टी की डिमांड तो कम हो जाएगी, लेकिन कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर चाय पत्ती महंगी हो जाए तो लोग चाय तो नहीं पिएंगे, तो उसकी डिमांड तो बिल्कुल चाय की कम हो जाएगी। बट कॉफ़ी, लोग चाय छोड़ेंगे तो कॉफ़ी तो पिएंगे ना, तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। चाय क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि वो महंगी हो गई है। कॉफ़ी अभी भी उसी रेट पर है, तो लोग कॉफ़ी पे डाइवर्ट हो जाएंगे। तो ये भी फ़र्क पड़ता है। देखिए, बिल्कुल कॉफ़ी की कोई प्राइस में चेंज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसकी डिमांड बढ़ गई। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये होता है जैसे टी और शुगर, ब्रेड और बटर, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, एक साथ यूज़ होते हैं। मान लेते हैं अगर शुगर जो है वो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, तो प्राइस तो शुगर की बढ़ी है, तो डिमांड कम किसकी होगी? शुगर की। बट केवल शुगर की डिमांड कम नहीं होगी, टी की भी डिमांड कम हो जाएगी। क्योंकि अगर शुगर महंगी हो जाएगी, शक्कर महंगी हो जाएगी, तो फिर लोग चाय बनाना बंद कर देंगे। तो चाय बनाना बंद कर देंगे तो उसकी डिमांड, वैसे चाय की, टी की प्राइस में कोई भी किसी प्रकार का प्राइस चेंज नहीं हुआ है। चेंज तो हुआ है शुगर की प्राइस में, बट डिमांड शुगर की भी गिरेगी और साथ में टी की भी गिरेगी। ये होते हैं बेटा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा, यहाँ देखिए, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की जो इनकम होती है ना, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की जो इनकम होती है उससे भी किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ सकती है और कम हो सकती है। बट ये दो तरह के ये होते हैं, नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, अगर पैसा आता है तो हम खर्च ज़्यादा करते हैं। तो अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, हमारी इनकम बढ़ती है, पीपल्स की इनकम बढ़ती है, तो मार्केट में डिमांड भी बढ़ती है। क्योंकि कमाई हुई है तो खर्च करेंगे तो चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। बट ये नॉर्मल गुड्स के साथ होता है, अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी, है ना। बट इन्फीरियर गुड्स जो होते हैं उसके साथ ऐसा नहीं होता है। इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं तो बेकार क्वालिटी के गुड्स होते हैं। अब पैसा ज़्यादा नहीं है इसलिए उसका यूज़ कर रहे हैं, अगर किस कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए ना तो वो उसका यूज़ करना बंद कर देगा। तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मजबूरन घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज़ करने पड़ रहे हैं क्योंकि पैसा नहीं है। अगर पैसा आएगा तो हम उसको घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट को यूज़ करना बंद कर देंगे, तो उसकी डिमांड गिर जाएगी। तो इन्फीरियर गुड्स के साथ ऐसा होता है, तो इनकी वजह से भी डिमांड और ऊपर नीचे होती है। अगला होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, है ना। कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस जो है वो हमेशा चेंज होती रहती है। फैशन की वजह से हो सकता है, कस्टम्स की वजह से होता है, हैबिट्स की वजह से हो सकता है ना। एक टाइम था लोग एकदम बढ़िया फटे हुए कपड़े बिल्कुल नहीं पहनते थे, है ना। ये कस्टम हो गया कि फटे हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए, है ना। तो फटे हुए कपड़े नहीं चलते थे, लेकिन अभी फैशन आ गया, कस्टम पीछे रह गया, अब लोग फटी हुई जींस से पहनने लग गए तो उसकी डिमांड बढ़ गई। तो वो टेस्ट और प्रेफरेंस कंज्यूमर का चेंज होता रहता है, फैशन की वजह से, कस्टम्स की वजह से, हैबिट्स की वजह से, तो उस वजह से भी डिमांड ऊपर नीचे होती है। अगला आता है लास्ट पॉइंट, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर। अगर कंज्यूमर को लगता है कि फ्यूचर में, मान लेते उसको एक फ़ोन लेना है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन लेना है, स्मार्टफोन लेना है उसको, स्मार्टफोन, और कंज्यूमर को लगता है कि अभी तो ये 30,000 रुपये का मिल रहा है और 2 महीने बाद में इसकी प्राइस जो है, अभी लॉन्च हुआ नया नया, 2 महीने बाद इसकी प्राइस जो है वो लगभग 25,000 रुपये आ जाएगी, 5,000 नीचे आ जाएगा। तो फ्यूचर में क्या लग रहा है, प्राइस कम होगी, तो अभी क्या करेगा कंज्यूमर? अभी बाई नहीं करेगा, जिस वजह से अभी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि उसको लग रहा है फ्यूचर में पैसा कम आएगा, तब हम उसको क्या करेंगे, बाई करेंगे। ऐसे कैसे, अगर लग रहा है फ्यूचर में किसी चीज़ की प्राइस बढ़ने वाली है तो अभी उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या लगा रहा है कंज्यूमर, उसका भी जो है प्रभाव पड़ता है डिमांड के ऊपर। तो ये इंडिविजुअल डिमांड थी, 5 पॉइंट बताए मैंने इंडिविजुअल डिमांड के ऊपर आपको। एक तो ओन प्राइस हो गया, है ना, फिर हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री और सब्सटीट्यूट गुड्स यानी कि रिलेटेड गुड्स, और फिर हो गया आपका इनकम ऑफ कंज्यूमर, फिर हो गया टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, और एक फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर। तो ये 5 पॉइंट जो है ये इंडिविजुअल डिमांड को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं। इसकी वजह से कोई भी इंडिविजुअल जो है वो डिमांड को इफेक्ट कर सकता है। यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आती है, वो 2 चीज़ें हैं। एक होता है बेटा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड,
एक होता है चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होता है डिमांड ऑफ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन इट्स ऑन प्राइस। जब जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल की प्राइस में चेंज होने की वजह से उसकी डिमांड में चेंज हो रहा है, एप्पल की खुद की प्राइस में, ऑन प्राइस में, है ना। एप्पल की प्राइस बढ़ी तो उसकी डिमांड कम हो गई, और एप्पल की प्राइस कम हुई तो उसकी डिमांड बढ़ गई। तो एप्पल की डिमांड ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन किसकी वजह से? एप्पल की खुद की प्राइस की वजह से। तो इसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। एक होता है चेंज इन डिमांड, ये थोड़ा अलग होता है। इसमें क्या होता है, चेंज इन डिमांड के अंदर जो उसकी खुद की प्राइस होती है ना, जैसे एप्पल की खुद की प्राइस है ना, उसमें कोई चेंज नहीं है, नो चेंज इन प्राइस, नो चेंज इन ऑन प्राइस। ऑन प्राइस में कोई चेंज नहीं है, एप्पल की प्राइस वही सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। बट फिर भी डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज भी हो रही है और इंक्रीज भी हो रही है। भैया प्राइस में तो कोई चेंज नहीं हुआ, फिर भी डिमांड इंक्रीज डिक्रीज क्यों हो रही है? अदर फैक्टर की वजह से। अदर फैक्टर कौन से हो गए? डिमांड ऑफ कमोडिटी चेंज ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस। अदर देन प्राइस कौन से? 4 फैक्टर बताए मैंने। एक हो गया आपका रिलेटेड गुड्स, उसकी वजह से। फिर हो गया कंज्यूमर इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, है ना। ये अदर देन ऑन प्राइस हो गए। खुद की प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर्स हैं उनकी वजह से अगर प्राइस चेंज होती है, ऊपर नीचे डिमांड होती है, तो प्राइस नहीं सॉरी डिमांड ऊपर नीचे होती है, तो उसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड। और खुद की प्राइस की वजह से डिमांड ऊपर नीचे होती है तो उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये एक अच्छी चीज़ थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे फिर आता है हमारा, ये देखिए यहाँ पे मार्केट डिमांड। अब मार्केट डिमांड के अंदर वो पॉइंट्स तो आपके है ही। कौन कौन से पॉइंट है? ऑन प्राइस, चेंज इन ऑन प्राइस, वो तो है ही। चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स वो भी है। थर्ड नंबर फिर कौन सा हो गया? इनकम ऑफ कंज्यूमर, और फोर्थ नंबर हो गया आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, और फिफ्थ नंबर हो गया फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर रिलेटेड, मतलब चेंज इन प्राइस की वजह से ऐसा कुछ होता है तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। तो ये तो थे ही। उसके अलावा मार्केट के अंदर एक और पॉइंट आ जाता है 6, मार्केट डिमांड के अंदर। मार्केट डिमांड के अंदर पूरे मार्केट की डिमांड, और इंडिविजुअल मतलब केवल एक आदमी की डिमांड। तो ये क्या हो सकता है? साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। भाई आपकी साइज़ क्या है पॉपुलेशन की? अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डिमांड भी बहुत ज़्यादा होगी, पॉपुलेशन कम है तो डिमांड भी बहुत कम होगी। और कंपोजिशन का मतलब हो गया भैया यहाँ पर जो है आपके जो पॉपुलेशन तो ज़्यादा है, लेकिन वो पॉपुलेशन में मेल्स कितने हैं, फीमेल्स का रेशियो क्या है, चिल्ड्रन का क्या है, नंबर ऑफ ओल्ड पीपल्स कितने हैं। जैसे इटली जो है वो सबसे बुजुर्ग देश है, ओल्ड एज कंट्री है, वहाँ पर ओल्ड एज वाले बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा डिमांड किस प्रोडक्ट की होगी? ओल्ड वाली। इंडिया एक यंग कंट्री है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा यंग लोग रहते हैं इंडिया के अंदर, तो यहाँ पर किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी? यंग जो लोग यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर हर टेक्नोलॉजी वगैरह बड़ी बड़ी कंपनियाँ आना चाहती है। फिर आता है आपका और क्या है पॉइंट नंबर, ये हो गया 6 के बाद में ये 7, सीज़न एंड वेदर, है ना। अलग अलग सीज़न में अलग अलग वेदर के अंदर अलग अलग चीज़ें चलती हैं ना, गर्मियों में, सर्दियों में, है ना, बारिश के मौसम में, तो अलग अलग चीज़ की डिमांड होती है ना। फ्रूट्स भी सीजनल बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, बहुत सारी क्रॉप्स होती हैं, बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, तो सीज़न और वेदर कंडीशन का भी इफ़ेक्ट पड़ता है मार्केट डिमांड के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है ना। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का तो डिमांड इंक्रीज होती है, और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिमांड लोअर लेवल पे चली जाती है। जैसे इंडिया के अंदर जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, मतलब बहुत सारे कम लोग जो है वो बहुत अमीर हैं, उनके पास बहुत पैसा है, बहुत सारे लोग गरीब हैं, मतलब बहुत बड़ी खाई है, कुछ बहुत अमीर है कुछ बहुत गरीब है, और मिडिल फैमिली वाले बीच में फंस गए उस खाई के अंदर। तो यहाँ पर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, तो यहाँ पर डिमांड लोअर लेवल की रहती है, लेकिन अगर कहाँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वहाँ डिमांड हमेशा इंक्रीज होती है। तो ये था पॉइंट नंबर आपका 8, ये मार्केट डिमांड से रिलेटेड था। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट पेज पर, और ये देखिए कौन सा है, ये एक तो है डिमांड फंक्शन। अब डिमांड फंक्शन क्या होता है सर? डिमांड
फंक्शन क्या होता है? तो डिमांड फंक्शन का मतलब होता है, डिमांड फंक्शन शो द रिलेशन बिटवीन, फंक्शन हमेशा क्या शो करता है? रिलेशन शो करता है। फंक्शन जो है ना उसको हम एफ से है ना बताते हैं, और ये हमेशा रिलेशन शो करता है दो चीज़ों के बीच में। तो किसके बीच में? रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी डिमांड को, इसको दिखाते हैं डिमांड फंक्शन। जैसे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की बात करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। तो इंडिविजुअल डिमांड जैसे डी एक्स, यानी कि एक्स मतलब एक प्रोडक्ट है, ठीक है, एक्स मतलब एक प्रोडक्ट है, ठीक है, एक कमोडिटी है। तो अब डी एक्स मतलब डिमांड ऑफ, है ना, डी एक्स मतलब डिमांड ऑफ एक्स। तो एक्स की डिमांड पर उसके फैक्टर्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा? उसके फैक्टर कौन कौन से हो गए? पी एक्स मतलब प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, एक्स की खुद की प्राइस। प्राइस ऑफ, पी आर मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। वाई मतलब यील्ड यानी कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर। टी मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। और एफ मतलब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर। तो ये 5 जो फैक्टर्स है जो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को ऊपर नीचे करते हैं, इनका, इन 5 फैक्टर्स का क्या रिलेशन है डिमांड के साथ? मतलब इन फैक्टर्स में कितना चेंज होगा कि डिमांड कितनी इंक्रीज हो जाएगी, कितनी डिक्रीज हो जाएगी। तो डिमांड, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड का उसके जो फैक्टर्स है उसके साथ क्या रिलेशन है वो हमें डिमांड फंक्शन बताता है। ओके, समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं फिर। ऐसे कैसे होता है मार्केट डिमांड फंक्शन? मार्केट डिमांड फंक्शन में भी वही है ना, मार्केट की जो डिमांड है उसको कौन कौन से फैक्टर कितना इफेक्ट कर सकते हैं, उनके बीच का रिलेशन क्या है फैक्टर्स का और मार्केट डिमांड का। तो मार्केट डिमांड में फैक्टर थोड़े ज़्यादा है ना। फर्स्ट हो गया प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये वाई मतलब यील्ड, यील्ड का मतलब होता है इनकम ऑफ कंज्यूमर। टी मतलब टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस। एफ मतलब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। P0 का मतलब मैंने बताया था आपको साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, है ना, तो पॉपुलेशन, P मतलब पॉपुलेशन। और S मतलब सीजनल एंड वेदर कंडीशंस। और D मतलब आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। 8। तो ये 8 जो फैक्टर हैं ये उस मार्केट डिमांड को, है ना, मार्केट डिमांड का और इन 8 फैक्टर्स का क्या रिलेशन है ना, वो बताता हमें मार्केट डिमांड फंक्शन। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे डिमांड शेड्यूल। 2 तरीके के मार्केट डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और लॉ ऑफ लॉ ऑफ डिमांड हम करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तो इसके लिए थोड़ा सा आप जो है सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए आप बेटा लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। @कॉमर्स वाले गुरुजी, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, @कॉमर्स वाले गुरुजी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, बहुत काम आएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।